हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैंगशन डीमन हॉल के लीडर यू यांग को ये बात मालूम हो चुकी थी कि इंसान हमारे जंगल में पहुंच चुके हैं, इसलिए वो लोगों को खत्म करने के लिए पहले से ही जाल बुन रहा था। दूसरी तरफ पहाड़ी में मौजूद ज़ियाओफान को भी ये बात पहले से ही मालूम थी कि यू यांग रात के अंधेरे में अपने साथियों को लेकर यहाँ इलाइट वॉरियर्स पर हमला करेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं जितना उसने इस मिशन को आसान समझा था उससे ये ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इलाइट वॉरियर्स बिल्कुल भी कमजोर नहीं। जबकि ज़ियाओफान ने भी इसी मौके का फायदा उठाकर अपने गोस्ट डीमन सेट के वॉरियर के साथ चैंगशन डीमन हॉल पर हमला कर दिया है, जिसका मतलब ये था कि यू यांग का पीछे मौजूद किला उसके हाथ से जा चुका है। जबकि यू यांग यहाँ पर जो जंग लड़ रहा था उसमें भी उसकी जीत के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिज़ुई अपनी डिवाइन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ बाकी के सब इलाइट वॉरियर्स यहाँ पर मास्टर यू यांग को बीच में रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। उन लोगों ने चारों तरफ से एल्डर यू यांग पर हमला करके उसे यहीं पर फंसा दिया था। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिज़ुई ने फौरन से अपनी डिवाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एल्डर यू यांग पर हमला कर दिया। ये थंडर अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से एल्डर यू यांग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो यहाँ खुद को बचाने के लिए अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने के लिए अपने ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जहाँ अपने ब्लड सेक्रीफाइस की वजह से हम देखते हैं कि यू यांग ने अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट के कई सारे शील्ड बैरियर्स क्रिएट कर दिए थे ताकि वो खुद को इन थंडर से बचा सके, लेकिन मिज़ुई ऐसा होने नहीं देने वाली थी। वो लगातार अपने डिवाइन थंडर की एनर्जी बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते बारी बारी करके एक एक बैरियर टूटना शुरू हो गया और लास्ट बैरियर पर वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण सब लोग ही पीछे की तरफ घसीटे गए। यहाँ धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ियाओकाई और बाकी सब लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यू यांग को देखने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर यू यांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। वो जख्मी हालत में यहाँ इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि आज के दिन तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इसका 1000 गुना तुम लोगों को वापस लौटाऊंगा। मैं तुम लोगों से चुन चुन कर बदला जरूर लूंगा। ये कहते साथ ही यू यांग वहाँ से खुद की जान बचाने के लिए फौरन भाग जाता है। जहाँ ब्रदर ली तो उसे फॉलो करना चाहता था, लेकिन ब्रदर ज़ियाओकाई उसे रोकते हुए कहता है कि उसके पीछे मत जाओ, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक मिज़ुई भी पहुंच चुकी थी, जो कि अपने दोस्तों से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो, जिस पर वो लोग खुश होते हुए जवाब देकर कहते हैं कि हमने चैंगशन डीमन हॉल के लीडर को हराकर यहाँ से भगा दिया। अब हमें नहीं लगता कि कोई भी डीमन कल्ट वाले वॉरियर्स हम पर बिना सोचे समझे हमला करेंगे, तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी वाली बात और हमारे लिए क्या होगी। ये लोग इसी तरह से अपनी जीत को लेकर खुश हो ही रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफान भी ऊपर से इन लोगों पर नजर रख रहा था और वो यहाँ की सिचुएशन देखने के बाद अपने मिशन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब आगे का काम वही संभालने वाला था। दूसरी तरफ हमें यहाँ चैंगशन डीमन हॉल के जख्मी वॉरियर्स का सीन दिखाई दिया, जो कि जख्मी होने के बावजूद भी जंगल में एक जगह पर इंतजार करते हुए अपने मास्टर का वेट कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ मास्टर यू यांग पहुंच गया, जिनको इतनी ज्यादा बदतर हालत में देखकर उनके डिसाइपल्स तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, बस मुझे मामूली सी खराशी आई है, सीरियस वाली कोई बात नहीं, इसलिए तुम लोग आराम करो। जो सुनकर सब डिसाइपल बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके सर्वेंट यहाँ पर मास्टर यू यांग को लाकर एक जगह पर बिठा चुके थे। मास्टर यू यांग यहाँ पर अपने सर्वेंट से कहता है कि मैंने उन बच्चों को कुछ ज्यादा ही कम समझने की गलती कर दी थी, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकले। अगर मैंने लास्ट टाइम अपने ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद मैं जान से भी मारा जाता। अब तो हम लोगों की चैंगशन डीमन हॉल की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तीनों मेजर्स डीमन सेट हम लोगों पर नजरें गड़ा कर रखे हुए हैं। अगर इस मौके का फायदा उठाकर हम लोगों ने उस रेयर ट्रेजर को हासिल ना किया तो हम लोगों के सेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए मास्टर यू यांग अपने सर्वेंट से कहते हैं कि तुम्हें जंगल के नीच पार्ट में अपने कुछ साथियों को लेकर जाना होगा, क्योंकि वहीं पर वो रेयर ट्रेजर मौजूद है, जिसे किसी भी इंसान या फिर डीमन सेट से पहले तुम्हें हासिल करना होगा, क्योंकि अब हमारे सेट को बचाने की सिर्फ वही आखिरी उम्मीद है। यहाँ मास्टर यू यांग की ये सारी बातें सुनकर उनका सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म, आप बस यहीं पर रुककर इंतजार करो। ये कहते साथ ही वो सर्वेंट मिंगजे यहाँ से रवाना होकर चला गया, जबकि दूसरी तरफ पीछे मास्टर यू यांग खुद को रिकवर करने के लिए वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद अचानक ही मास्टर यू यांग महसूस करता है कि चारों तरफ पॉइजनियस स्मोक फैल चुका था। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया और वो खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिंगजे के बारे में सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या मेरा सर्वेंट मिंगजे अभी तक वापस नहीं आया। उनकी ये बात सुनकर ऊपर से रियो की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ पर मिंगजे की सोड को फेंकते हुए कहता है कि अंकल, क्या आप इसे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब है कि रियो ने यू यांग के सर्वेंट मिंगजे को जान से मार डाला था। रियो को यहाँ पर देखकर तो मास्टर यू यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से के साथ कहता है कि रियो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रियो भी मास्टर यू यांग की ये बात सुनकर काफी ज्यादा कूल तरीके से उनके
सामने आकर कहता है कि मास्टर यू यंग, आपकी नजर वाकई में कमाल की है, जो कि आप इस रात के अंधेरे में भी मुझे सिर्फ एक नजर देखते ही पहचान गए। दूसरी तरफ मास्टर यू यंग यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि रियो, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम अपने ही डीमंस पर हमला कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी वजह से तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है? हमारे डीमन कल्ट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ये उनकी बात सुनकर एक्टिंग करते हुए कहता है कि ओह, मुझे माफ कर दीजिए, लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरा ये सब करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, प्लीज आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। अब अगर चाहे तो आप लोग गोल्डन फेरी से भी सवाल करके पूछ सकते हैं कि मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। सही कहा ना मैंने, गोल्डन फेरी। यहाँ गोल्डन फेरी का नाम सुनकर तो एल्डर यू यंग को एक और झटका लग गया, जबकि दूसरी तरफ से गोल्डन फेरी हंसते हुए यहाँ धीरे धीरे आगे की तरफ आना शुरू हो गई थी, जबकि आते साथ ही उसने अपना चार्म इफेक्ट यहाँ चैंगशन डीमन हॉल के वॉरियर्स पर फैलाना शुरू कर दिया था। वो सब लोग ही गोल्डन फेरी के चार्म इफेक्ट में आ चुके थे। मास्टर यू यंग इससे पहले कि चार्म इफेक्ट में आ पाता वो खुद को आजाद करवाते हुए साथ से साथ गुस्सा होकर अपने डिसाइपल्स को भी चार्म इफेक्ट से आजाद करवा चुका। मास्टर यू यंग यहाँ पर गोल्डन फेरी को देखकर कहते हैं कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि दूसरी तरफ गोल्डन फेरी हंसते मुस्कुराते हुए मास्टर यू यंग के सामने आकर खड़ी हो गई। साथ ही वो कहती है कि मास्टर यू यंग, आप तो वाकई में एक बहुत ही जरा कमीने इंसान हो। पहले आपने खुद हमारे सब डीमन सेट के खिलाफ एक स्कीम रचाई और उसके बाद आप हमसे ही सवाल कर रहे हो। मुझे मालूम हो चुका है कि आपने हमारे ही हुआन सेट के कुछ डिसाइपल्स को जान से मार डाला था और उनका इल्जाम आपने वांडू पॉइजन सेट पर लगाने की कोशिश की। आप सोच रहे थे कि हम दोनों डीमन सेट एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और आप इस मौके का फायदा उठाकर अपने चैंगशन डीमन हॉल को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर ले आओगे। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके लिए तो आपको कभी भी हमारा इवल किंग माफ नहीं करेगा। यहाँ गोल्डन फेरी अभी ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक तीसरी तरफ से रेड स्मोक फैलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मून भी रेड कलर में दिख रहा था। असल में ये कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओफान है, जो कि कूल एंट्री के साथ आते हुए चैंगशन डीमन हॉल के कई सारे वॉरियर्स को जान से मार चुका था। साथ ही साथ वो गोल्डन फेरी से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहते हुए ज़ियाओफान यहाँ पर आखिरकार मास्टर यू यंग के सामने आकर खड़ा हो गया। मास्टर यू यंग यहाँ पर इन तीनों को अपने आसपास देखकर समझ गया था कि ये तीनों मुझे जान से मारने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पॉइजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यू यंग और उसके साथियों के आसपास एक पॉइजन सर्कल क्रिएट कर चुका था। साथ ही साथ वो यहाँ पर उन डिसाइपल से कहता है कि चैंगशन डीमन हॉल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो अगर तुम लोग मास्टर यू यंग के साथ मरना नहीं चाहते तो ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, अपने हथियार डाल दो और तुम लोग यहाँ से जिंदा जा पाओगे। रियो की ये बात सुनकर एक डिसाइपल घबराते हुए फौरन अपनी सोर्ड छोड़कर वहाँ से डर के मारे इस पॉइजन सर्कल से बाहर भाग गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच चुकी थी। बाकी के डिसाइपल्स भी ये देखकर डर के मारे वहाँ से अपने हथियार छोड़ते हुए बारी बारी करके भागना चाहते थे। मास्टर यू यंग को पहले ये देखकर बहुत ही जरा गुस्सा आ गया कि उसके डिसाइपल उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन बाद में वो सिचुएशन को देखते हुए खुद को संभालते हुए कहता है कि ठीक है, चले जाओ यहाँ से। यहाँ ये कहने के बाद उनके सारे डिसाइपल हथियार छोड़कर उन्हें अकेला छोड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अपने डिसाइपल्स को यूं भागता हुआ देखकर यू यंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये बात माननी पड़ेगी कि हर एक जनरेशन के जबरदस्त वॉरियर हुआ करते हैं और लगता है कि मेरी जनरेशन के वॉरियर्स अब खत्म हो चुके हैं, अब तुम लोगों की जनरेशन की बारी है। लेकिन शायद तुम लोग भूल गए कि मैं बेशक बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से बेकार नहीं। बेशक मेरे पास यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत काम आ सकता हूँ। क्यों ना तुम लोग मुझे अपने सेक्ट्स में ज्वाइन करवा लो। ज़ियाओफान यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर कहता है कि तुम्हारी एज और तुम्हारा टैलेंट मुझसे ज्यादा है, लेकिन अगर तुम मेरे गोस्ट डीमन सेट को ज्वाइन कर लो तो बताओ आखिर मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी? तुम तो मेरी पोजीशन मुझसे छीन लोगे। यानी कि ज़ियाओफान मास्टर यू यंग के साथ कोई डील नहीं करने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इन तीनों वॉरियर ने धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यू यंग भी जानता था कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी मरने से पहले लास्ट फाइट के लिए अपने एलिमेंटल आर्टिफैक्ट को रेडी कर चुका। इसके बाद यहाँ पर इन लोगों के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसके दौरान हम लोगों को मास्टर यू यंग की एक चीख सुनाई थी और सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ इंसानी वॉरियर्स पर आ चुका था, जहाँ पर वो सब लोग ही अपनी पिछली फाइट में मिले हुए जख्मों पर मरहम पटिया कर रहे थे। इवन की ब्रदर सॉन्ग भी इन्हीं में से एक था। तभी अचानक वहाँ पर मिस वॉन आ जाती है, जो कि ब्रदर सॉन्ग से प्यार करती है, लेकिन ब्रदर सॉन्ग को अभी तक इस बात के बारे में अंदाजा नहीं लग पाया। इसलिए वो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग से यही कह रही थी कि चलो अपना हाथ आगे की तरफ करो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। असल में मिस वॉन को तो उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन ब्रदर सॉन्ग उसके सामने बहादुर बनते हुए अपना हाथ हटाकर कहता है कि फिक्र मत करो, ये बस एक मामूली सा जख्म है और वैसे भी हम लोग तो किंग्समैन सेट
पैक के वॉरियर्स है, वो वॉरियर्स जो कि हमेशा इंसानों की प्रोटेक्शन करते रहेंगे और डीमंस का खात्मा करेंगे। फिर चाहे इस रास्ते के दौरान हमें कितने ही जख्म क्यों ना झेलने को मिले, हम लोग फिर भी आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हम लोग हार नहीं मान सकते। यहाँ उसका ये भाषण सुनकर तो मिस वान को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए वहाँ से रवाना होकर सीधा यहाँ मिस जुई के पास आ जाती है। जहाँ पर आते हुए वो गुस्से के साथ ब्रदर सॉन्ग के बारे में बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि बेवकूफ गधा। मिस जुई उसकी मुझ से ऐसी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि मिस वान आखिर तुम्हें क्या हो गया, ब्रदर सॉन्ग पर तुम इतना सारा गुस्सा क्यों कर रही हो। जिस पर सिस्टर वॉन जवाब देते हुए कहती है कि ये बहुत बड़ा गधा है, हमेशा इतना सारा होनेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो अपनी परवाह कब करोगे, और मुझे ये बात उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ वो यहाँ पर धीरे से कहती है कि वैसे मुझे मालूम हुआ था कि बैम्बू पीक की मास्टर टियान की बीवी मिस रुसु काफी जरा समझदार हुआ करती थी, लेकिन मास्टर टियान इतने जरा समझदार नहीं, वो बेवकूफ दिखते हैं, लेकिन फिर भी आखिर मिस रुसु ने उनसे शादी कर ली। और अब देखो उनके जितने भी डिसाइपल है वो सबके सब भी उन्हीं के मास्टर की तरह बेवकूफ है। मिस जुई यहाँ मिस वान की ये बातें सुनकर जियाओफान के बारे में याद करते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बैम्बू पीक के सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के होते हैं, उनमें अच्छाई और बेवकूफी की कोई कमी नहीं, वो खुद से पहले हमेशा दूसरों का सोचते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रदर जियाओकाई, ब्रदर फान और ब्रदर ली को देखते हैं जो कि तीनों आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। ब्रदर जियाओकाई यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि हम लोगों ने चैंगशन डीमन हॉल को बुरी तरीके से बिखेर दिया, अब हमें नहीं लगता कि अगले कुछ वक्त तक वो हमें परेशान करेगा, लेकिन हम लोगों को इस जंगल में आए हुए भी काफी ज्यादा वक्त हो चुका, अभी तक हम लोगों को वो एक्सोटिक ट्रेजर नहीं मिल पाया। ब्रदर ली जियाओकाई की ये बातें सुनकर कहता है क्योंकि हम लोग जंगल के नीस पार्ट तक अभी तक गए ही नहीं, अगर आप कहो तो आगे से हम लोग नीस पार्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ट्रेजर हमें वहीं पर मिलेगा। जिस पर ब्रदर जियाओकाई भी एग्री हो गया, लेकिन दूसरी तरफ मोंग फान यहाँ पर कहता है कि वैसे नीस पार्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कई सारे पॉइजनस क्रीचर है और पॉइजन की भी वहाँ पर कोई कमी नहीं, इसलिए वो जगह हम लोगों को सोच समझ कर ही चूज करनी होगी। लेकिन ब्रदर जियाओकाई यहाँ पर प्लान के मुताबिक इन लोगों को बताता है कि हम लोगों ने पूरा जंगल चांद मारा, इसलिए हम लोगों के लिए नीस पार्ट तक जाना इंपॉर्टेंट है। हम लोग नीस पार्ट में जाएंगे जरूर, लेकिन एक प्लानिंग के साथ जाएंगे ताकि हम लोग एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके। जिस पर ये सब लोग एग्री होते हुए प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ जियाओफान, गोल्डन फेरी और रियो पर आ गया था, जिन्होंने जंगल में मास्टर यूयेंग को तो ठिकाने लगा दिया और यहाँ पर इन लोगों का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद ये लोग एक दूसरे पर हमला करेंगे या नहीं, ये लोग यही सोच रहे थे। तभी अचानक इन लोगों को जंगल के नीस पार्ट के अंदर से कुछ रोशनी निकलती हुई आसमान की तरफ दिखाई देती है, जो कि यकीनन उस एक्सोटिक रेयर ट्रेजर की ही होगी। इसलिए वो सब लोग एक दूसरे को अलविदा करके वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो अकेले ही जाकर इस ट्रेजर को हासिल कर पाए। इन तीनों डीमन क्लैंस में से भी ये लोग एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते, ये लोग बस सिर्फ मिशन की वजह से एक दूसरे का साथ दे रहे थे, क्योंकि ये बात इन लोगों की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगर मौका मिला तो शायद ये एक दूसरे की जान लेने पर आ जाए। इसके बाद हम लोगों को कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओफान के पास उसका एक सर्वेंट आ चुका था। जियाओफान ने अपने इस सर्वेंट और उसकी टीम को यहाँ इसी ड्यूटी पर लगाया हुआ था कि वो हीवो आन सेक्ट और साथ ही साथ वांडू पॉइजन सेक्ट पर नजर रखे। अगर वहाँ पर कोई भी हलचल होती है तो इसके बारे में जियाओफान को वो लोग इन्फॉर्मेशन ला कर दे। यहाँ वो सर्वेंट यूं ही जियाओफान को इन्फॉर्मेशन ला कर देने के लिए आया हुआ था। वो जियाओफान को बताता है कि हमें मालूम है कि वेस्टर्न स्वैम में 2 और क्लैन के लोग भी शामिल हो चुके। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की इस ट्रेजर को हासिल करने की तादाद बढ़ती जा रही है, जो सुनकर जियाओफान यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द मुझे ये मामला खत्म करना होगा। इसलिए वो खड़ा होकर यहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो अपने पास में मौजूद उस सो डीमन जिसका नाम डाओई था उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जंगल धीरे धीरे एक खतरनाक जंग का मैदान बनता जा रहा है। लेकिन डाओई उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं, डाओई का जहाँ पर दिल करता है वो वहीं पर रहेगा, अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन जियाओफान तो उस पर मूड खराब ना करते वहाँ से गायब हो जाता है। जियाओफान के जाने के बाद डाओई भी वहाँ से धीरे धीरे करके जंगल के बाहर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ इंसानी वॉरियर्स पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर जियाओकाई के प्लान के मुताबिक सारे के सारे इलाइट वॉरियर यहाँ नीस पार्ट में जाने वाले थे, जबकि बाकी के सब कमजोर इंसानी वॉरियर्स को जंगल के दूसरे पार्ट्स में भेज दिया जाता है ताकि उनकी जान को ज्यादा खतरा ना हो। यहाँ नीस पार्ट में एंट्री से पहले ब्रदर जियाओकाई अपने सारे दोस्तों से कहता है कि अंदर का पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करना ताकि तुम लोग उस पॉइजन को इनहेल ना कर लो। यहाँ ब्रदर जियाओकाई की ये बात सुनकर वो सारे के सारे इलाइट वॉरियर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिसकी मदद से वो लोग इस पॉइजन से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऐसा करने के बाद वो सब लोग धीरे धीरे यहाँ नीस पार्ट की तरफ रवाना हो गए, लेकिन यहाँ जाने से पहले ब्रदर ली ने एक छोटा सा निशान पीछे की तरफ छोड़ दिया था। जो निशानी वो क्यों छोड़ कर गया है इसके बारे में हम लोगों को आगे ही जानने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग आखिरकार नीस पार्ट के अंदर इंटर हो गए, यानी कि
अब ये सब लोग ही धीरे धीरे उस एक्सोटिक रेयर ट्रेजर के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। दूर से वो जोशी और जियांसी भी ये सब देख रहे थे, जहाँ पर वो जोशी कह रहा था कि ये एक्सोटिक रेयर ट्रेजर इस दुनिया में ऐसे मौके पर आकर समन हुआ जहाँ पर एक जंग लगी हुई है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी इस एक्सोटिक रेयर ट्रेजर को हासिल करेगा वो इस जंग को और ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरी तरफ मिस जियांसी तो उदास होते हुए यहाँ पर गोल्डन फेरी के बारे में ही सोच रही थी। वो सोच रही थी कि काश उसकी सिस्टर बिल्कुल ठीक हो, जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम अपनी जान की परवाह करो, गोल्डन फेरी काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं। जियांसी को अपने ग्रैंडफादर का ये मजाक अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आने वाले सोर डीमन डावी पर पड़ गई। डावी तो इस शैतान की बच्ची को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जियांसी उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बार जियांसी काफी जरा अच्छे से डावी के साथ बात कर रही थी। वो उसका अम्ब्रेला वापस करते हुए कहती है कि उस रात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डावी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी जरा अच्छी कैसे हो सकती है। पिछली दफा तो ये मुझे पूरी की पूरी चुड़ैल लगी थी, साथ ही उसे अंदर ही अंदर यहाँ किसी लड़की की मदद करके अच्छा भी महसूस हो रहा था। वो हैरान होते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, क्योंकि उसने कभी इस तरह की फीलिंग पहले महसूस नहीं की थी। पर ये जो भी फीलिंग थी उसे पसंद आई, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर जियांसी और उस जोशी के पीछे रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ नीलाइट वॉरियर्स पर आ जाता है, जो कि जंगल के नीस पॉइजनियस पार्ट में आ चुके थे। मोंग फांजी इन सब लोगों को कह रहा था कि जरा सोच समझ कर आगे चलना, क्योंकि ये जगह काफी जरा खतरनाक है। वो अभी ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक इन लोगों के सामने एक पॉइजनियस टोर्नेडो आ गया, जिसे डॉज करते हुए ये लोग साइड पर हट जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इन पॉइजनियस टोर्नेडो की कमी नहीं थी, बल्कि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिनसे खुद को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रदर याओकाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लिया। और वो इनसे कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, जहाँ ये लोग थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन टोर्नेडोज की मुश्किल से बाहर आ गए थे। ब्रदर ली बाहर आने के बाद मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये नीस पॉइजनस फॉरेस्ट इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं, क्योंकि हम लोग तो इतनी आसानी के साथ उस मुश्किल से निकल आए। ब्रदर याओकाई उसे बताते हुए कहता है कि तुम इस जगह को यूं हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तक हम लोग नीस पॉइजनस फॉरेस्ट के असली मुश्किलों में घिरे ही नहीं। यहाँ ये लोग यूं ही धीरे धीरे अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जबकि यहीं पर हम लोगों को एक बीस्ट भी दिखाई देता है, जो कि इन लोगों को गिरने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर इन लोगों को जब तक इसके बारे में मालूम होता तब तक इन लोगों के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अचानक ही वहाँ पर काफी ज्यादा बिजलियां कड़कना शुरू हो गई और एक बहुत बड़ा सा पॉइजनियस डीमन स्नेक ऊपर से आकर इन लोगों को घेर लेता है, जिसे देखकर मिस जोई सरप्राइज होते हुए कहती है कि इतना बड़ा डिमोनिक स्नेक, आज तक इतना बड़ा बीस्ट उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और ब्लैक पाइथन की आंखें देखकर घबरा गए और ये सब डरते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्ट टोर्नेडो आ चुका था, जिस टोर्नेडो के अंदर आने की वजह से ये लोग धीरे धीरे चीजों से टकराकर एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। टोर्नेडो से बाहर निकलने के बाद वो लोग देखते हैं कि ये लोग तो पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ब्रदर ज़ेंग यहाँ पर इस वक्त मोंग फाजिंग के साथ मौजूद था, जिसे अपने पास देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि मोंग फाजिंग, क्या आपको मालूम है कि बाकी सब इस वक्त कहाँ पर होंगे? लेकिन मोंग फाजिंग भी नहीं जानता था कि बाकी सब कहाँ है, इसलिए वो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाओफान पर आ जाता है, जो कि खुद भी यहाँ पर इस फॉरेस्ट के नीच पार्ट में आ चुका था। चारों तरफ पॉइजनियस टोर्नेडोस है, लेकिन ज़ियाओफान अपने मैजिकल डिमोनिक स्टिक का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे बचकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर तभी अचानक ऐश देखता है कि पीछे से एक टोर्नेडो आ रहा है, जिसके बारे में उसने फौरन से ज़ियाओफान को भी आगाह कर दिया था। और ज़ियाओफान यहाँ अपने आसपास एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट तो कर चुका, लेकिन साथ ही साथ वो जानता रहा कि ये मिस्ट टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ उस मिस्ट टोर्नेडो से निकलने के लिए हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ने अपने बुद्धा और टाओ दोनों की टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन कर लिया और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मैज़मा के अंदर से बाहर तो आ जाता है। लेकिन अब ज़ियाओफान भी रास्ता खो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ से निकलने का रास्ता किस साइड से मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ ज़ियाओफान के आसपास पॉइजनस मिस्ट थी, जिसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर तभी अचानक ऐश को दोबारा खतरा महसूस होता है, जिसे तो इस बार ज़ियाओफान ने भी महसूस कर लिया। और ये खतरा असल में कुछ और नहीं बल्कि वही बड़ा सा पाइथन है, जिसे लास्ट मोमेंट में ज़ियाओफान डॉज करके साइड पर हट गया। ज़ियाओफान भी यहाँ पर इतने बड़े पाइथन स्नेक को देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि हमें इसे फॉलो करना होगा, यही हमें इस मिस्ट से बाहर निकाल सकता है। जो कहते हुए ज़ियाओफान फौरन से उस बड़े से पाइथन के पीछे रवाना हो गया। और अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो मिस जोई भी इस बड़े से पाइथन के पीछे ही रवाना हुई थी, यानी कि जल्दी शायद इन लोगों की मुलाकात हो जाए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ जिन्नियों पर आ जाता है, जो कि अपने दोस्तों से पूरी तरीके से अलग हो चुका था। और इस जंगल में हम देखते हैं कि हर एक जानवर ही उस रेयर ट्रेजर की हिफाजत कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जिन्नियों को लगातार यहाँ पर कई तरह के पॉइजनियस एनिमल का सामना करना पड़ रहा था। वो अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन्हें काटता रहता है। जबकि सिर्फ प्रॉब्लम यही नहीं बल्कि वो ग्रीन मिस्ट भी यहाँ पर इन लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा
खतरा बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ इसी पॉइजनियस जंगल में सीन शिफ्ट होकर ब्रदर ज़ाओकाई और मिस लिनसिन पर आ जाता है, जिन्हें चारों तरफ से कई तरह के पॉइजनियस स्नेक्स और स्कॉर्पियन ने घेर रखा था। वो दोनों ही यहाँ पर अपने वेपन्स और आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद उन पॉइजनियस क्रीचर्स को जान से मारना शुरू कर देते हैं, जिन्हें खत्म करने के बाद मिस लिनसिन तो यहाँ पर ब्रदर ज़ाओकाई का शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन ब्रदर ज़ाओकाई मिस लिनसिन से कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी हम लोग एक ही स्कूल के डिसाइपल्स हैं, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी ही होगी, क्योंकि एक दूसरे के बगैर हम लोग इस जंगल में जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर ये सारी बातें कहते हुए मिस लिनसिन से कहता है कि चलो हमें अपने बाकी के दोस्तों को भी ढूंढना होगा। जो कहते हुए वो दोनों उस जंगल में आगे की तरफ रवाना हो गए ताकि वो अपने बाकी के दोस्तों से जाकर मिल सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ ज़ाओफान पर आ जाता है, जो कि उस बड़े से स्नेक पाइथन को फॉलो कर रहा था, पर तभी अचानक ऐश अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर चुका। ऐश को इतनी ज्यादा बेचैनी में देखकर ज़ाओफान समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई खतरा होगा, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने आसपास की जगह को स्कैन करना शुरू कर दिया जहाँ वो अपनी सोल आई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी लड़की ने फोन से यहाँ ज़ाओफान पर हमला कर दिया, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस जुई थी, जो कि अपनी मल्टीपल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओफान पर अटैक कर रही थी। वो ये बात जरूर जानती है कि उसके सामने जो भी इंसान मौजूद है वो एक डीमन क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन मिस जुई इस वक्त ये नहीं जानती कि वो ज़ाओफान पर अटैक कर रही है, जबकि दूसरी तरफ ज़ाओफान को भी ये बात मालूम नहीं कि उस पर हमला करने वाली मिस जुई थी, क्योंकि चारों तरफ काफी सारा खोरा था। ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे को फाइट करने के लिए फॉलो कर रहे थे। ज़ाओफान ये तो समझ गया था कि उस पर जो अटैक करने वाला इंसान है वो जरूर किसी टाओ स्कूल से ही बिलोंग करता होगा, क्योंकि वो फाइटिंग टेक्निक किसी इंसान को ही बिलोंग करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक ही उसने अपने मैजिकल डिमोनिक स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि मिस जुई भी यहाँ पर रुकती नहीं बल्कि वो अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जाकर ज़ाओफान पर हमला कर देती है, जहाँ इन दोनों के टकराने से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। इस एनर्जी को महसूस करते हुए देखकर ज़ाओफान अपने मन में कहता है कि ये जो भी इंसान है वो जरूर किंगमैन सेक्ट से ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस जुई यहाँ पर काफी तेजी के साथ ज़ाओफान के पास से उस पर अपने सोर्ड से अटैक करते हुए दूर चली जाती थी। हर बार ज़ाओफान लगातार उसके अटैक्स को सिर्फ डॉच ही कर रहा था, और चूंकि चारों तरफ पॉइजनियस मिस्ट है इसलिए दूर जाने के बाद मिस जुई ज़ाओफान को भी नजर नहीं आने वाली थी। ये सब देखकर तो अब ज़ाओफान भी गुस्से में आ गया, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी स्लैश अटैक्स लगाना शुरू कर दिए थे और वो मिस जुई के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इन दोनों के दरमियान ये फाइट अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जुई गुस्सा होकर फौरन वहाँ पर अपनी मल्टीपल सोर्ड फॉर्मेशन एक बार फिर से एक्टिवेट कर देती है, जहाँ पर कई सारे सोर्ड एक साथ ही ज़ाओफान पर हमला करने के लिए आ गए थे, लेकिन ज़ाओफान उन सब अटैक्स को डॉच करते हुए साइड पर हट गया। लेकिन मिस जुई रुकती नहीं बल्कि वो लगातार अपने स्पिरिचुअल सोर्ड्स की तादाद को बढ़ाती जा रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर आने के बावजूद भी अचानक ज़ाओफान पर कई सारे सोर्ड्स अटैक करने के लिए आ रहे थे, जिन्हें देखकर ज़ाओफान ने एक बार फिर से अपने टाओ और बुद्धिस्ट टेक्निक दोनों को एक साथ कंबाइन करते हुए अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो स्पिरिचुअल सोर्ड्स इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाती। मिस जुई जब ये देखती है कि उसकी स्पिरिचुअल अटैक यहाँ उस डिमोनिक वॉरियर पर कोई असर नहीं कर रहे, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर ली और वो तेजी के साथ उस डिमोनिक वॉरियर की तरफ ही बढ़ रही थी, जो देखकर नीचे मौजूद ज़ाओफान भी अब गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर मैं यहाँ पर यूं ही इंतजार करता रहा तो ये हद से आगे बढ़ जाएगा, मुझे इस इंसान को ठिकाने लगाना ही होगा। ये कहते साथ ही उसने भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर लिया और वो अपने वेपन को लेकर तेजी के साथ यहाँ मिस जुई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दोनों ही वॉरियर एक दूसरे की जान लेने के लिए तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब पहुंच गए तभी अचानक इन लोगों की नजर एक दूसरे के चेहरे पर पड़ गई, जो देखकर तो दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो गए और हैरानगी के साथ एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि आज के दिन इन लोगों ने कई सालों बाद एक दूसरे को देखा था। साथ ही साथ दोनों ने फौरन से अपनी पावर्स को भी डीएक्टिवेट कर लिया, क्योंकि ये एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। मिस जुई की डायरेक्शन चूंकि जमीन की तरफ थी, वो फौरन से यहाँ जमीन पर आ जाती है और ज़ाओफान हवा में कहीं गुम हो गया था। मिस जुई यहाँ जमीन पर आने के बाद उदास होते हुए अपने मन में कहती है कि ज़ाओफान, दोबारा अगर हम दोनों की मुलाकात हुई तो हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, क्योंकि यही मेरा फर्ज है। यहाँ ये कहते हुए मिस जुई तो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे ज़ाओफान के लिए बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। यहाँ ये सब कहते हुए मिस जुई आखिरकार वहाँ से रवाना हो गई ताकि वो दोबारा अपने दोस्तों से जाकर मिल सके, जबकि दूर ज़ाओफान जो कि बारिश में अकेला खड़ा होते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए मिस जुई को याद करके कहता है कि मिस जुई, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा आखिर तुमने मेरी जान क्यों बख्श दी, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। इसी सवाल के जवाब के बारे में ज़ाओफान वहीं पर खड़ा हुआ गुस्से के साथ सोच रहा था। वो ये नहीं जानता कि आखिर मिस जुई उसे जान से क्यों नहीं मार रही, क्योंकि ज़ाओफान ने तो एक डीमन सेक्ट ज्वाइन कर लिया था और वो अब उन लोगों के लिए गद्दार है। गद्दार को तो जान से मार देना चाहिए। और वैसे भी मिस जुई इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तो डीमन सेक्ट्स के लोगों से नफरत करती थी। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए ज़ाओफान धीरे धीरे आगे की तरफ चलता जा रहा था और यही सवाल उस पर धीरे धीरे उसकी डिमोनिक एनर्जी हावी करना शुरू कर देते हैं। ज़ाओफान
ज़ियाओफन की मैजिकल स्टिक की डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ज़ियाओफन यहाँ उस पर काबू नहीं कर पा रहा। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी है। इवन कि ऐश भी ज़ियाओफन को ऐसे रूप में देखकर उसे घबराना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ियाओफन की बॉडी से यहाँ काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी अनलीश हो रही थी और वो दर्द से चिल्ला रहा था। ज़ियाओफन को यूं बेबसी में देखकर ऐश को भी बुरा महसूस हो रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि एक बार फिर से ज़ियाओफन ने खुद की बॉडी पर काबू करना शुरू कर दिया। वो अपने ताऊ और बुद्धि इस दोनों एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हुए यहाँ डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करना शुरू कर देता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ियाओफन ने यहाँ खुद पर काबू कर लिया और वो ऐश से कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें डरा दिया है। शायद ब्लड सकिंग बीट की एनर्जी बेकाबू हो रही है, वो धीरे धीरे मेरे माइंड पर काबू करना चाहती है, लेकिन इस वक्त मैंने अपनी बुद्धि से और ताऊ से एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पता नहीं आखिर कब तक मैं इस डिमोनिक एनर्जी को खुद पर काबू करने से रोक पाऊंगा, क्योंकि ये चीज ज़ियाओफन को पिछले कई वक्त से लगातार परेशान करती आ रही है और ज़ियाओफन नहीं चाहता कि वो किसी और के इशारों पर नाचे। ज़ियाओफन सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद ही करना चाहता है, वो खुद पर किसी और को काबू करने नहीं दे सकता। यहाँ ये सारी बातें सोचने के बाद ज़ियाओफन वापस से ऐश को लेकर उसी रेड ट्रेजर को लेने के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जंगल में मोंक फान पर आ चुका था, जो कि अपने ब्रदर फाजिंग को ढूंढ रहा है। लेकिन तभी अचानक उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि गोल्डन फेरी थी। वो एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए मोंक फान को खुद के प्यार में उलझाते हुए कह रही थी कि ये कितनी जरा कोइंसिडेंस वाली बात है कि तुम यहाँ अकेले मुझसे मिलने आ गए, मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ, तो क्यों ना हम दोनों। इसी तरह से कहते हुए वो यहाँ पर मोंक फान पर अपने चार्म इफेक्ट को फैलाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मोंक फान का मैजिकल वेपन रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसने मोंक फान पर यहाँ गोल्डन फेरी का जादू चलने से रोक दिया था। यहाँ होश में आने के बाद हम देखते हैं कि मोंक फान फौरन से अपने वेपन को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ गोल्डन फेरी पर अटैक कर चुका। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डीमन लेडी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जबकि दूसरी तरफ गोल्डन फेरी यहाँ पर मोंक फान से कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम लोग लोगों से काफी मोहब्बत करते हो, दिल के अच्छे और बुद्धा के रास्ते पर चलने वाले लोग हो, लेकिन देखो तो सही, तुम एक मोंक होकर भी मुझे देखते साथ ही मुझे जान से मारने पर तुल गए। इसी तरह से गोल्डन फेरी मासूमों वाली एक्टिंग करते हुए उसे उलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोंक फान गुस्सा होते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। जो कहते साथ ही मोंक फान ने फौरन से अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ गोल्डन फेरी पर अटैक करना शुरू कर दिया। गोल्डन फेरी तो काफी स्मूथली उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही थी और यहाँ हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन फेरी धीरे धीरे करके मोंक फान को अपने पीछे फॉग की तरफ ले जाती है। वहीं पर पास में ब्रदर ली भी मौजूद था, जो कि मोंक फान को यहाँ पर गोल्डन फेरी के साथ फाइट करता हुआ देख लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन वो मोंक फान की मदद करने के लिए खुद आगे की तरफ नहीं जाता। मुझे ये बंदा थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि इसने यहाँ इस फॉरेस्ट में एंटर होने से पहले भी बाहर थोड़े से निशान छोड़ दिए थे और इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ब्रदर ली किसी और मिशन से यहाँ पर आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ ब्रदर जिन्यू पर आ गया था, जो कि उड़ता हुआ आखिरकार एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर पहले फाइट हो चुकी थी। वहाँ चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। जिन्यू को ये देखकर काफी जरा अजीब लगता है। वो परेशान होते हुए कहता है कि कहीं मेरे दोस्तों को कुछ हो तो नहीं गया। उसे यहाँ पर अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक उसे पास में ही कहीं पर लड़ाई होने की आवाजें आ जाती है, जो कि असल में ब्रदर ज़ैंग था, जिस पर एक फ्लाइंग बर्ड तेजी के साथ अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहा है और उस फ्लाइंग बर्ड की विंग्स किसी ब्लेड से कम नहीं थे। ब्रदर ज़ैंग को तो इस फ्लाइंग बीस्ट का मुकाबला करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, पर किस्मत की बात ये थी कि वहाँ पर मोंक फाजिंग भी मौजूद है, जो कि ब्रदर ज़ैंग को उस बर्ड के साथ फाइट करने में मदद करता है और इन दोनों के एक साथ काम करने की वजह से ये दोनों अब तक सर्वाइव कर पाए थे। यहाँ इन दोनों की कंबाइंड अटैक्स की मदद से हम देखते हैं कि ये लोग उस फ्लाइंग बर्ड को पीछे की तरफ घसीट देते हैं। तभी अचानक यहाँ इसी लम्हे जिन्यू भी वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही ब्रदर ज़ैंग से सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर ज़ैंग क्या तुम ठीक हो। ब्रदर ज़ैंग भी जिन्यू को यहाँ पर देखकर उसे कहता है कि पास मत आना, यहाँ पर खतरा है। यहाँ उसके ये कहते साथ ही अचानक हम दोबारा से उसी फ्लाइंग बर्ड को देखते हैं, जो कि दोबारा से उड़ते हुए इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसे किसी चीज ने पकड़कर पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जो कि असल में वहाँ पर मौजूद एक डिमोनिक ट्री है। ये डिमोनिक ट्री अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को पकड़कर अपने अंदर की तरफ खींचते हुए उसे खा जाती है, जो देखकर तो जिन्यू काफी जरा हैरान हो गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये है क्या। ब्रदर ज़ैंग को इस अजीब से दिखने वाले फूल के बारे में मालूम था, जिसके बारे में वो बताता है कि इसका नाम है अल्ट्रिस्यूलर डिमोनिक फ्लावर, जो कि इस पॉइजनस जंगल में कई सारे मौजूद है। ये यहाँ पर मौजूद जानवरों और परिंदों का शिकार करके ही खुद को सर्वाइव करते हैं। ब्रदर फाजिंग उसे आगे की तरफ एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि हम लोग काफी देर से इन एनिमल्स के साथ फाइट कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि ब्रदर ज़ैंग को ये फूल दिख गया और इसी वजह से हम सारे के सारे एनिमल्स को धीरे धीरे यहाँ की तरफ ले आए, जिन्हें बारी बारी करके ये फ्लावर खा चुका है। यहाँ पर ये लोग खड़े होकर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डिमोनिक फ्लावर ने अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे मोंक फाजिंग आगे की तरफ आते हुए ब्लॉक कर देते हैं और इसी
मौके का फायदा उठाकर वो सब लोग जंप करते हुए वहाँ से दूर आ गए, जहाँ पर वो डिमोनिक फ्लावर अपने टेंटिकल्स को नहीं बेच सकता था। अब यहाँ एक दूसरे से मिलने के बाद हम देखते हैं कि ब्रदर फाजिंग इन दोनों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से रवाना होकर अपने बाकी के दोस्तों से जाकर मिलना होगा। जो सुनकर वो दोनों भी एग्री हो गए और ये तीनों यहाँ से रवाना होकर अपने बाकी के दोस्तों की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूर ज़ियाओफान पर आ गया, जो कि चुपके चुपके किसी का फॉलो कर रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि असल में रियो है। सिर्फ ज़ियाओफान ही यहाँ रियो पर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि बियाओ की आंट भी यहाँ पर छोटे छोटे परिंदों का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओफान और बाकी सब लोगों पर नजर रख रही थी, क्योंकि उन लोगों के लिए ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बाहर से रुकते हुए ज़ियाओफान को सारी इन्फॉर्मेशन भिजवा रहे थे कि जंगल में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर चूंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार ज़ियाओफान को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जंगल में सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि कुछ और क्लैन के वॉरियर्स भी पहुंच चुके हैं, और वो क्लैन वॉरियर कोई और नहीं बल्कि फिशमैन क्लैन के वॉरियर्स थे, जो कि उस रेयर ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग भी इस पॉइजनस जंगल की नीच पार्ट में आ गए, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। साथ ही साथ इन लोगों की तादाद भी बहुत ही ज्यादा थी, और हमें जानने को मिलता है कि इन लोगों को यहाँ पर चैंगशन डीमन हॉल के लीडर ने बुलवाया था। असल में ये सब उसी का प्लान था। वो जानता था कि शायद उसका क्लैन यहाँ इस अटैक को सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि उनका बदला ले सके, और यहाँ ये फिशमैन क्लैन के वॉरियर बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए आए हुए हैं, जो कि ज़ियाओफान और उसके सब दोस्तों को जान से मार डालेंगे। एटलीस्ट इन नमूनों को तो ऐसा ही लगता है, वरना ये लोग कभी भी इस जंगल में आने की गलती ना करते। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।